हाय दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग में हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स देख ली काफ़ी सारी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी बहुत सारी देखी। दो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यानी वो टेक्निक्स जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हुए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है, उस कैटेगरी में दो टेक्निक्स हमारी बच गई थी। एक बची हुई है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी उसके नाम से ही समझ ली है और क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे दिए हैं, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। काफी खुशी हुई मुझे ये जानकर कि आपने कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से, इतनी गहराई से समझा और खुद इंटरप्रेट कर लिया कुछ चीजों का मीनिंग। एक और बचा है जो है MIRR। उस पे अभी तक हमने कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं किया, उसके कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझा। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो सेशन पूरा उसी को डेडिकेटेड है। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के अंदर आता है और ये है MIRR। MIRR का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि IRR कुछ जगह फेल हो रही थी। IRR का जो कॉन्सेप्ट है कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, या कुछ जगह उससे करेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी। सबसे पहले बात करते हैं कि IRR क्या होती है। जो हमने समझा हुआ है, IRR कंप्यूट भी किया हुआ है। IRR is internal rate of return and MIRR is modified internal rate of return। नहीं भक्तों, modified नहीं है, modified है। I know, bad joke but couldn't help it। तो ये है MIRR, modified internal rate of return। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत क्यों पड़ी, पहले मैं उसकी बात करता हूं। उसके लिए मुझे आपको दो टर्म सिखानी है जिसको मैंने अभी तक कभी एड्रेस नहीं किया। वो है कन्वेंशनल कैश फ्लोज और अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज। कन्वेंशनल कैश फ्लोज वो होते हैं, या कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट एक बारी करना पड़े और उसके बाद इनफ्लोज होते रहें। यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनल इनफ्लोज हो जाए यानी ईयर 5 में सैल्वेज मिल जाए, वर्किंग कैपिटल मिल जाए, वो सब चलेगा। पर जो आउटफ्लोज हैं वो स्कैटर्ड ना हो। जो आउटफ्लोज हैं वो ईयर 0 पर हो जाएं। ये होता है कन्वेंशनल प्रोजेक्ट, कन्वेंशनल कैश फ्लोज, जिसमें आउटफ्लो ईयर 0 पे होगा। एक बार इन्वेस्टमेंट ले ले भाई, फिर इनफ्लोज होने चाहिए मुझे। बट सारी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते दोस्तों। लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली, इन रियलिटी, जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हो। देखिए, मान लीजिए कोई फिल्म प्रोडक्शन हो, मान लीजिए कोई माइनिंग प्रोजेक्ट हो, उसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। जरूरी नहीं है कि हम इनिशियल स्टेज पे ही बोल दें कि इतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो उसमें इनफ्लोज भी आते रहते हैं। जैसे फिल्म का म्यूजिक बन गया तो म्यूजिक राइट्स बेच दिए, इनफ्लो आ गया। फिर लगा कि भैया यार एक आइटम गाना डालना चाहिए, तो हमने कोई सेलिब्रिटी उठाई और आइटम नंबर किया, तो उसका एक आउटफ्लो और हो गया। ठीक है ना। फिर लगा कि भैया रिलीज के टाइम पे प्रमोशन और करना चाहिए, तो प्रमोशनल एक्सपेंस। देयर आर मेनी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज involved that are scattered towards the throughout the life of the project. Now, for these unconventional projects, when you compute IRR, you might get more than one IRR। अब डिसाइड करके बताओ। IRR की डिसीजन मेकिंग हम ये लेते थे कि हम मानते थे कि IRR वो रेट है जिस पे प्रोजेक्ट अर्न करता है, और हम उसको अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर लेते थे। अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होती थी तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते थे। अब IRR एक से ज्यादा आ गई, कैसे डिसाइड करोगे? और अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज में ऐसा होगा, मैं अभी बताऊंगा आपको एक एग्जांपल लेके। तो जहां पर IRR फेल हो जाती है वहां पर MIRR का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। MIRR का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही है, बस उसको मॉडिफाई कर दिया है। कैलकुलेशन जो है उसको मॉडिफाई कर दिया है। कब कैलकुलेट करनी है MIRR? जब प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज अनकन्वेंशनल हो। अनकन्वेंशनल से क्या मीनिंग है मेरा? कि वो यूनिफॉर्म तो है पर इनफ्लोज और आउटफ्लो स्कैटर्ड है। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं बट इनफ्लोज और आउटफ्लो स्कैटर्ड है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब आपको ईयर 3 में आउटफ्लो होता हुआ मिलेगा, 4 में इनफ्लो मिलेगा, 6 में इनफ्लो मिलेगा, 7 में फिर से आउटफ्लो हो जाएगा। इस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपको MIRR निकालनी चाहिए। देखिए, कब निकालनी है, कैसे निकालनी है, उसका आधा काम तो यहाँ निपट जाता है कि क्वेश्चन वाला बोल देगा कि भैया MIRR निकालो, तो फिर MIRR निकालनी है, सोचना क्या। और क्वेश्चन वाले ने कहा IRR निकालो तो IRR निकाल देना, है ना। तो 99% ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा, तब ये मत देखना कि यहाँ तो IRR से ही काम चल रहा है, MIRR क्यों निकालूं। क्वेश्चन ने बोला है आपको निकाल देने का है। तो इतनी देर तो बात हुई किस बारे में, कि MIRR क्यों निकालनी पड़ती है। वो हमने समझा कि कैश फ्लोज जब अनकन्वेंशनल होंगे तब निकालनी पड़ेगी। कैसे, वो भी अभी एक एग्जांपल से प्रूव करूंगा।
कि अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज में एक से ज्यादा आईआरआर कैसे आ जाती है, वो अभी मैं बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि एमआईआरआर निकाले कैसे, आखिर एमआईआरआर कैसे निकाले। सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए 3 स्टेप का प्रोसेस है, किस तरीके से आपको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको सारे कैश फ्लोज को लिख देना है। आपको इन कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। अभी तक हम निकाल रहे थे प्रेजेंट वैल्यू, अब आप निकालेंगे कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू। कैसे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, पहले समझो कि फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। उससे पहले सुनो वापस कि प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू में ढंग ढंग से सुनना, देखो कॉन्सेप्ट ध्यान है तो मजा आ जाएगा अभी, है ना, एकदम क्लिक होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हो ना। बिना प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे आपकी बात डिलीवर हो गई, मुझे समझ में आ गया। मैं अभी कैलकुलेट करके देता हूं आपको फ्यूचर वैल्यू। अगर कैश फ्लो ईयर 1 पे होता था तो प्रेजेंट वैल्यू में मैं क्या निकालता था कि क्या पैसा आज इन्वेस्ट करूं कि 1 साल बाद वो अमाउंट बन जाए जो ईयर 1 पे आ रहा है। अगर कैश फ्लो ईयर सेकंड पे होता था तो प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता था कि जीरो पे क्या इन्वेस्ट करूं कि ईयर 1 का इंटरेस्ट मिले, फिर वो इंटरेस्ट जुड़ के जो अमाउंट है उस पे ईयर 2 का इंटरेस्ट मिले, और वो 2 के एंड में वो सम बन जाए जो ईयर 2 में हो रहा है। वो प्रेजेंट वैल्यू होती थी। प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग है कि आज जैसे 1 साल बाद अगर मुझे 1 लाख मिल रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग होता था कि आज क्या इन्वेस्ट करूं एक पर्टिकुलर रेट पर, 10%, 12%, 15% जो भी डिस्काउंटिंग रेट होती थी, कि आज क्या इन्वेस्ट करूं 10% पर कि 1 साल बाद इंटरेस्ट जुड़ के वो 1 लाख बन जाए। ये प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग होता था। मान लो 2 साल बाद मुझे 50,000 मिल रहे हैं, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालता था 2 लाख की, मैं मानता था कि आज क्या इन्वेस्ट करूं कि 10% जुड़कर 2 साल बाद वो पैसा 50,000 बन जाए। ये प्रेजेंट वैल्यू थी। अब सुनना फ्यूचर वैल्यू का क्या मीनिंग है, बहुत सिंपल मीनिंग है फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू क्या है कि पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है भाई साहब, कि भाई साहब 5 साल है। पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल। ईयर 1 के एंड में मुझे 1 लाख मिल रहा है, ईयर 1 के एंड में मुझे 1 लाख मिल रहा है। मुझे प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए इसे 1 लाख की, मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो इसको किस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा कि भाई ईयर 1 के एंड में तुझे 1 लाख मिलेगा, यानी अब 5 years इज दी प्रोजेक्ट लाइफ, है ना। ईयर 1 के एंड में तुझे 1 लाख रुपए मिल गया, तो इस 1 लाख रुपए को तू अब इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट कर सकता है 5 साल तक इन्वेस्ट करके रख सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो 5 साल चलेगा। तो ईयर 1 में जो 1 लाख मिला, उसको अगर आगे आने वाले 4 सालों तक, ईयर 1 के एंड में मिल रहा है, तो आगे आने वाले 4 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करोगे उसी डिस्काउंटिंग रेट पर, तो वो 4 साल बाद क्या बनकर मिलेगा, इंटरेस्ट जुड़कर क्या मिलेगा, वो फ्यूचर वैल्यू होगी। वो क्या हो गई, फ्यूचर वैल्यू हो गई। यानी फ्यूचर वैल्यू का मतलब है बहुत सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड था, फ्यूचर वैल्यू तो सिंपल है। फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग है आज अगर कुछ सम इन्वेस्ट करता हूं किसी गिवन डिस्काउंटिंग रेट पर, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, वो सर्टेन टाइम पीरियड क्या, प्रोजेक्ट की लाइफ, रिमेनिंग लाइफ जो भी बची है, तो प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड तक वो इंटरेस्ट जुड़कर क्या बन जाएगा, वो फ्यूचर वैल्यू है। समझ में आई या नहीं आई बात? नहीं समझ में आई है तो पॉज करो, रिवाइंड करो, देखो और फिर वापस आओ। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि आज कुछ पैसा इन्वेस्ट करूं एक गिवन रेट पर, तो इंटरेस्ट जुड़कर वो प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड तक कितना पैसा बन जाएगा। अब वो कितना बनेगा वो डिपेंड करता है कि एक तो डिस्काउंटिंग रेट क्या है, और दूसरा कि वो फ्लो हुआ कब, वो इनफ्लो हुआ कब। बात समझ में आ रही है क्या? अगर देखो ईयर 3 में हुआ और 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 4 और 5 2 साल का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और ईयर 1 में हो गया तो 4 साल का मिलेगा। और जीरो वाले का आपको नहीं करना है, क्योंकि जीरो में आउटफ्लोज होते हैं, है ना। जीरो में मोस्टली आउटफ्लोज होते हैं, जीरो में इनफ्लो होना रेयरली कभी होता है। ठीक है, तो आपको कैसे कंप्यूट करनी है, फर्स्ट स्टेप जो आपको करनी है वो करनी है फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश, एक्चुअली फ्लोज नहीं, कैश इनफ्लोज, ऑल कैश इनफ्लोज अप टू द एंड ऑफ प्रोजेक्ट एट द रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सारे इनफ्लोज की आप क्या करिए, सिर्फ इनफ्लोज की, आउटफ्लोज की नहीं, क्योंकि आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। सारे इनफ्लोज की जब भी वो हो रहे हैं, वहां से प्रोजेक्ट के एंड तक फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, टर्मिनल वैल्यू बोल लो, फ्यूचर वैल्यू बोल लो, एंड तक। मतलब ईयर 1 में हो रहा है तो भी उसकी 5 की निकालोगे, 3 में हो रहा है तो भी 5 की निकालोगे, और 5 में हो रहा है तो भी 5 की निकालोगे, और 5 के एंड में हो रहा है तो कोई फ्यूचर वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि 5 के एंड में आज पैसा मिला और आज इन्वेस्ट करो और शाम को निकाल लो तो कोई इंटरेस्ट उस पर जुड़कर नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आई क्या? ओके।
आपको क्या करना है, फिर इन सारी फ्यूचर वैल्यूज का सम कर लेना है, सारी सिंपल सम, कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी, सारी फ्यूचर वैल्यूज जो निकली वन टू प्रोजेक्ट की उनका सम कर लो। उस सम को हम कह देते हैं टर्मिनल कैश फ्लोज। उन सारे सम्स को जितना भी पैसा है ये सब विद इंटरेस्ट लाइफ के एंड में रिसीव हो जाएगा, है ना, कि आज कोई कैश फ्लो हुआ उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा गिवन इंटरेस्ट रेट पर, फिर वो प्रोजेक्ट के एंड में मिलेगा विद इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर के एंड में हुआ तो सेकेंड ईयर के एंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर वो प्रोजेक्ट के एंड में मिलेगा विद इंटरेस्ट। तो वो सारों का सम के मैंने तो जितने कैश फ्लो आए उनको इन्वेस्ट करता गया डिस्काउंटिंग रेट पर, और वो प्रोजेक्ट के एंड में विथ इंटरेस्ट मिल गए मुझे सारे एक साथ, सबकी मैच्योरिटी प्रोजेक्ट का एंड है और वो सारे विथ इंटरेस्ट मिल गए, उन सब की टोटल जो है वो हो गया मेरा टर्मिनल कैश फ्लो। अब सुनना MIRR क्या होती है। MIRR क्या होती है, अब मैं प्रोजेक्ट को किस नजरिए से देखूंगा आप समझना। मैं इस नजरिए से देखूंगा कि मेरे जितने भी आउटफ्लोज हो रहे हैं उन सब की तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ले ली और उनको ले आया जीरो पर। जितने भी आउटफ्लोज हो रहे हैं कभी भी 2 3 4 10, जितने भी आउटफ्लोज हो रहे हैं उनकी तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ले ली और उसको ले आया ईयर जीरो पर। और जितने भी इनफ्लोज हो रहे हैं उनकी मैंने फ्यूचर वैल्यू ले ली और उनको ले गया एंड में, प्रोजेक्ट के लास्ट ईयर में। सारे आउटफ्लोज जो हैं वो तो डिस्काउंट होके प्रेजेंट वैल्यू होके जीरो पे आ गए, ईयर जीरो पे आ गए। और सारे इनफ्लोज जो हैं वो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट जुड़ के प्रोजेक्ट के एंड में आ गए। अब MIRR क्या है, MIRR वो रेट है, MIRR वो डिस्काउंटिंग रेट है जिस डिस्काउंटिंग रेट पर ये टर्मिनल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो जीरो पे आ गई। इसको अभी थोड़ी सी देर सिंप्लीफाई करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही बोल दूं क्या, ये एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें से कुछ 3 4 5 में भी हो रहे होंगे आउटफ्लो, उन सबकी मैंने क्या करी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, उसको जीरो पे ले आया, ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और जितने भी कैश फ्लोज हो रहे थे ड्यूरिंग दी लाइफ उनकी मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाल के उसको ले आया लास्ट में। जिस रेट पर इस लास्ट वाले टर्मिनल कैश फ्लो की सारे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज की टोटल, ये जिस रेट पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ईयर जीरो वाले आउटफ्लो के बराबर हो जाएगी, वो रेट जो है वो है MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Rate at which present value of terminal cash flow is equal to present value of outflows is MIRR। सर समझ में तो आया थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ज्यादा भी आया थोड़ा कम भी आया कुछ को, पर एक एग्जाम्पल करके बताओ ना सर तो एकदम क्लिक हो जाए। समझ में तो आया थोड़ा थोड़ा आया पर एकदम परफेक्ट नहीं आया। अब एग्जाम्पल के थ्रू जिनको मेरे कहने से समझ में आ गया ना उस उनके लिए तो मेरे को मजा आ गया मतलब आज, है ना। अब क्वेश्चन करूंगा तो मतलब ऐसा लगेगा ना कि हा निर्वाण हो गया मतलब। अभी क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। MIRR कब यूज की जाती है मैंने बताया कि व्हेन कैश फ्लोज आर अनकन्वेंशनल, दैट इज आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लाइफ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्चुअली एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये एग्जांपल है, इसका MIRR हम नहीं निकाल रहे हैं ना, इसका MIRR हम नहीं निकाल रहे हैं। MIRR में बुक के क्वेश्चन का ही करवाऊंगा सीधा, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि ये अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज पे IRR कैसे फेल हो जाता है। ये अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज है, यहाँ पे IRR फेल हो जाएगा। हम निकाल नहीं रहे IRR, वी वोंट वेस्ट टाइम इन कंप्यूटिंग IRR, और मल्टीपल IRR निकालने में भी हमें तकलीफ आएगी क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, हम मेहनत नहीं कर रहे। मैंने निकाल ली है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, जिसके अंदर प्रोजेक्ट कैसा है, ईयर जीरो में आउटफ्लो होगा 800 रुपए का, ईयर वन में इनफ्लो होगा 5000 का, और ईयर टू में फिर आउटफ्लो होगा 5000 का। अजीब प्रोजेक्ट है तो है बस, ठीक है। ओके सर, इस प्रोजेक्ट की IRR है ना दो है, एक 25% और एक 400%। एक 25% और एक 400%। क्या मतलब हुआ कि अगर इस प्रोजेक्ट की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो 25% पे भी जीरो आएगी और 400% पे भी जीरो आएगी। करें सॉल्व, सीधी एनपीवी निकालते हैं हम तो। एनपीवी निकाल रहे हैं किस रेट पर, एक बार 25% पर और एक बार 400% पर, एक बार 25% और एक बार 400%। सुनना मेरी बात को, सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 800 तो जीरो पर है, m माइनस कर दो सीधा, आउटफ्लो है। फिर 5000 डिवाइडेड बाय 1.25, डिवाइडेड बाय 1.25 कौन से ईयर पे है, कौन से ईयर पे, वन पे, एक बार इक्वल टू दबाओ m प्लस कर दो, फिर कैलकुलेटर पे टाइप करो 5000। सेकेंड ईयर पे दो बार इक्वल टू दबाओ, दो बार इक्वल टू दबाओ, पर कैलकुलेटर पे करना m माइनस, क्योंकि ये
आउटफ्लो है, एम माइनस किया, एमआरसी दबाओ, जीरो आ रहा होगा कैलकुलेटर पे, एमआरसी दबाओ जीरो आ रहा होगा, एनपीवी 25% पे जीरो आ रही है, प्रूव कर दिया अपन ने। तो 25% पे एनपीवी जीरो आ रही है, अब 400% पे निकालते हैं। अब किस पे निकालते हैं? 400% पे। सुनना मेरी बात, कंफ्यूजन हो सकता है, मैं स्टूडेंट था तब मुझे भी होता था, कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, क्या गलती हो सकती है, आप समझना। 25% 1.25 आखिर बनता कैसे? सुनना, 25 परसेंटेज है तो इसको डिवाइड करोगे 100 से, फिर प्लस वन करोगे तो 1.25 आया। अब 400 परसेंटेज है तो 400 को डिवाइड करोगे 100 से तो 4 आया, और इसमें प्लस वन करोगे तो ये 5 हो गया। यानी आपको 5 से डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। 25% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी तो 1.25 से डिवाइड किया था, और 400% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1.5 से करोगे तो 50% आएगा, 1.5 से करोगे तो 50% आएगा, 1.4 से करोगे तो 40% पे डिस्काउंटिंग होगी। 40 पे नहीं करनी है, 400% पे करनी है, तो आपको 5 से डिवाइड करना है कैश फ्लोज को। किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए पहला कैश फ्लो 800, पहला कैश फ्लो 800, सीधा m माइनस कर दो, फिर 5000 डिवाइडेड बाय नथिंग, 1 पॉइंट नथिंग, सीधा 5, 1.5 is 50%, 1.4 is 40%, डिवाइडेड बाय 5 is actually 400%। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। समझ में आया ना? 400 डिवाइडेड बाय 100, 4 प्लस वन तो 5 बना, 5000 डिवाइडेड बाय 5, और एक बार इक्वल टू दबा देंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 5000 की। अगर 5000, अगर मैं ईयर जीरो पर क्या इन्वेस्ट करूं, 400% ब्याज मिल रहा है, तो 1000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 400% ब्याज मिलेगा, यानी 4000 जुड़ के वो 5000 बन जाएगा। इसको एम प्लस कर दो। अब कैलकुलेटर पे क्या करना है आपको? 5000 की टाइप करनी है, और दो बार इक्वल टू दबाना है, दो बार इक्वल टू, 1 एंड 2, दो बार इक्वल टू दबाया, और इसको m माइनस करना है, इसको m माइनस करना है। आप एमआरसी दबाइएगा, आपके कैलकुलेटर पे जीरो आ रहा होगा। 400% पर भी, 400% पर भी एनपीवी जो है, एनपीवी जो है वो जीरो आ रही है। तो जब अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं तो दो आईआरआर हो सकती है। आईआरआर की डेफिनेशन क्या है? आईआरआर वो रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, आईआरआर वो रेट है जिसपे एनपीवी जीरो आती है, तो एक होनी चाहिए। अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज में दो आ गई, तो ये मुद्दा फेल हो जाएगा। ठीक है, इसका एमआईआरआर निकालने की अगर आपको इच्छा हो तो एक बार जब मैं वो अभी क्वेश्चन करवा लूं उसके बाद आप इसका भी एमआईआरआर निकालना। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको जिसमें मैं एमआईआरआर निकालूंगा, पूरा फंडा एक्सप्लेन करते हुए एमआईआरआर का है क्या। फिर उसके अंदर एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अभी, कैलकुलेशन ऑफ nth रूट। जब जरूरत पड़ेगी तभी बात करूंगा, अभी इस पे ध्यान मत दो। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एमआईआरआर निकाल रहे हैं। एमआईआरआर क्या होती है? एमआईआरआर वो रेट होती है जिसपे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज is equal to present value of all cash outflows। ये MIRR होती है, modified internal rate of return। कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, ईयर है 0 1 2 3 4 5। अब ये अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज नहीं है तो यूं मत बोलना सर अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज नहीं है तो क्यों निकाल रहे? अरे भाई अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज नहीं भी हो तो भी एमआईआरआर निकल सकती है। एमआईआरआर एक डिस्काउंटिंग टेक्निक है जो बेटर है आईआरआर से। क्यों? क्योंकि आईआरआर मल्टीपल हो सकती है, एमआईआरआर मल्टीपल नहीं आएंगी। ओके, कैश फ्लोज दे रखे हैं ईयर 0 1 2 3 4 5, 5 तक के कैश फ्लोज दे रखे हैं, जीरो पे आउटफ्लो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। ये एक्चुअली क्या है, जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसी को सिंप्लीफाई किया है। सर कैसे सिंप्लीफाई किया है? उसके अंदर प्रॉफिट्स दे रखे थे, कैश फ्लो बनाए थे, तो कैश फ्लो बनाना अब हमें आता है, और 10-15 मिनट वापस उस क्वेश्चन के कैश फ्लोज बनाओ जिसके 10 बार पहले बना चुके हैं, पेबैक में भी बनाया, पीआई में भी बनाया, एनपीवी में भी बनाया, तो उसको मैं जाने दे रहा हूँ। कैश फ्लोज मैंने सीधे बना के लिख दिए। अगर ये कैश फ्लो कैसे बने ये समझना है, वो वीडियो आप वापस देख लो। तो ये कैश फ्लोज बन चुके हैं, 1 से लेकर 5 तक कैश फ्लोज दे रखे हैं सीधे, ये कैश इनफ्लोज हैं, जीरो पे आउटफ्लो है। मुझे क्या निकालनी है? मुझे निकालनी है इस पर्टिकुलर, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, आई एम कैलकुलेटिंग द एमआईआरआर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। व्हाट इज एमआईआरआर? पहले जो मैं करूंगा ना, पहले जो मैं करूंगा थोड़ा सा लेंदी अप्रोच होगा, बट वो कॉन्सेप्ट को कुरेदने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो पहले देखो मैं कैश फ्लोज लिख रहा हूं, ईयर इनफ्लोज 1, आउटफ्लो की तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। एमआईआरआर इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज।
आउटफ्लो तो हो ही जीरो पे रहे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो निकालने की जरूरत है नहीं, पर इनफ्लो जो है वो 1 to 5 तक हो रहे हैं, तो उनकी फ्यूचर वैल्यू निकालने की जरूरत है, तो फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं, ईयर 1 2 3 4 and 5 कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज क्या हो रहे हैं देखना, सुनना, समझना। कैश इनफ्लोज हो रहे हैं 90,000, ईयर 2 पे हो रहा है 90,000, ईयर 3 के एंड पे आपको प्रोजेक्ट से मिल जाएगा 80,000, ईयर 4 के एंड पे आपको प्रोजेक्ट से मिल जाएगा 80,000, ईयर 5 के एंड पे प्रोजेक्ट से मिल जाएगा आपको 60,000, इतना इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? प्रोजेक्ट खत्म होगा ईयर 5 पर। प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? ईयर 5 पर, है ना? ये क्या कर रहे हो सर? 2 मिनट में बता रहा हूँ भाई, 2 मिनट रुक जा, है ना भाई? 2 मिनट वेट करो, अभी समझाता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें ये इनफ्लोज होंगे 1 से लेकर 5 तक। जब भी इनफ्लो हो तो इस पैसे को उठाना भाई और इन्वेस्ट कर देना। किस रेट पे इन्वेस्ट करेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जो ऊपर दे रखी है 10%। तो जब भी ये पैसा मिले, इस पैसे को ले जाकर इन्वेस्ट कर देना 10% पर। ठीक है? ठीक है क्या? ओके। मैं उल्टा चल रहा हूँ, प्लीज चलें, उल्टा चल दूं क्या? हाँ सर चल लो, आपकी इच्छा, आप पढ़ा रहे हो, हम बोल भी नहीं सकते अभी तो आपको कुछ। ईयर फिफ्थ में 60,000 हो रहा है, ये कब मिलेगा? ईयर फिफ्थ के एंड में मिलेगा, लास्ट डे ऑफ द फिफ्थ ईयर। तो इसको इन्वेस्ट करके क्या ही कर लोगे? कोई ब्याज तो मिलना नहीं है, अभी जमा कराया यूं जमा कराओ, एक हाथ वापस ले लो, इन्वेस्ट तो होना नहीं, एक दिन के लिए इन्वेस्ट तो होना नहीं, है ना? तो ईयर सिक्स की जो फ्यूचर वैल्यू है 5 पर, वो 60,000 ही है, वो 60,000 ही है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। ईयर 4 के एंड में आपको 80,000 रुपीज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ईयर 4 के एंड में मिलेगा। कितना मिलेगा? 80,000 मिलेगा। प्रोजेक्ट खत्म होगा अभी 1 साल बाद, प्रोजेक्ट खत्म होगा अभी फिफ्थ के एंड में, 1 साल पड़ा है। तो ये 80,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। 10% मिलेगा भी, 10% मिलेगा भी। तो ये 80,000 अगर आपने, ये 80,000 अगर आपने आज इन्वेस्ट किया, आज बीइंग फोर्थ ईयर का एंड, तो लाइफ के एंड तक ये 80,000 पे 10% का ब्याज जुड़ जाएगा। 80,000 पे 10%, 8,000। तो ये ईयर 4 के एंड पे कितना बन जाएगा दोस्तों? 88,000 बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आई। ईयर 3 में आपको कितना मिलेगा? ईयर 3 में आपको मिलेगा 80,000, ईयर 3 के एंड में, ईयर 3 के एंड में। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ईयर 3 में आप ये 80,000 इन्वेस्ट करोगे, ये इन्वेस्ट करोगे ईयर 3 के एंड में, यानी 4 का इंटरेस्ट भी मिलेगा और 5 का इंटरेस्ट भी मिलेगा, और 5 का इंटरेस्ट 4 के इंटरेस्ट जुड़े हुए अमाउंट पर मिलेगा। कंपाउंडिंग चलेगी, एनुअल कंपाउंडिंग चलेगी, ब्याज पे ब्याज मिलेगा, दुनिया में मिलता है तो यहाँ पे भी मिलेगा। 80,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए, कब किए? ईयर 3 के एंड पे। इस पे 10% का इंटरेस्ट जोड़ा, 8,000 रुपए। ठीक है दोस्तों? तो कितना हो गया ये ईयर 4 के एंड तक 88 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना यार, 80,000 रुपए थर्ड ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया, उस पे 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 88,000, तो फोर्थ तक तो 88 बन गया वो। अब 4 to 5 में 88 पर 10% मिलेगा, इंटू 10%, 8,800, 88 में 8,800 प्लस करो तो वो कितना बन जाएगा? 96,800। अरे घुमा फिरा के ना बोलूं और सीधी सीधी बात बोलूं तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 80,000 रुपए अगर ईयर 3 में जमा कराए बैंक में और 10% से ब्याज मिलता है, तो 5 साल बाद आपको 96,800 रुपीज बैंक से विड्रॉ करने को मिलेंगे। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। 90,000 आपको ईयर 2 के एंड में मिल जाएगा, ईयर 2 के एंड पे। तो ये जो 90,000 है, ये जो 90,000 है, इस पर 3, 3, 4 और 5, 3 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 3 साल का ब्याज जोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। 90,000 10% जुड़कर, मैं क्या कर रहा हूँ, 90 प्लस 10%, 10% जुड़कर कितना हो जाएगा? 99,000 हो जाएगा ईयर 3 के एंड में। फिर 10% जुड़कर वो हो जाएगा 1,08,900 ईयर 4 के एंड में। फिर 10% जुड़कर हो जाएगा वो 1,19,790, 1,19,790 ईयर फिफ्थ के एंड में। 90,000 2 से 5 तक कितना हुआ? 2 से 5 तक हुआ 1,19,790, और 1 से 5 तक क्या होगा? इसमें 10% और जोड़ दो, 1,00,000
31,769। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, क्या किया, फलांग क्यों मारी? कुछ नहीं किया दोस्त। 90,000 रुपीज पे अगर 10% जोड़ के 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 1,31,769 ही आएगा। देखो 90,000 पे 4 साल का इंटरेस्ट जोड़ा तो 1,19,790 हुआ, एक साल का और इंटरेस्ट जोड़ दिया पहले से दूसरे का, तो वो हो गया 1,31,769। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज है। मुझे क्या करना है, इन सब का सम लेना है। स्टेप याद है या नहीं है, भूल तो नहीं गए? स्टेप क्या थी? स्टेप ये थी कि टेक सम ऑफ ऑल टर्मिनल कैश फ्लोज। यही करना है, पहले निकालनी है फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज अप टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एट द रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्यूचर वैल्यूज निकाल दी। अब उनका क्या करना है, सारे टर्मिनल कैश, सारों का सम लेना है और वो कहलाएगा टर्मिनल कैश फ्लो। तो सारों का सम ले लेते हैं, इन सबका टोटल करना है, इन सबका। ठीक है, कर रहा हूं टोटल। 1,31,769 प्लस 119,790 प्लस 96,800 plus 88,000 plus 60,000, that is 4,96,359, 4,96,359 कितनी आ रही है? 4,96,359। दिस इज टर्मिनल कैश फ्लो। ये सारे इनफ्लोस ब्याज जुड़ के, ये जब भी हो रहे हैं मैं तो बैंक में जमा करा रहा हूँ और इस पे इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। मुझे जो एक्चुअल हाथ में इनफ्लो होगा वो कब होगा? फिफ्थ में होगा। और सारे इनफ्लोस का ब्याज जुड़ जुड़ा के मुझे ईयर फिफ्थ में मिलेगा 4,96,359। सर हमें आपके बारे में एक बात तो पता है कि आप पहले ना बहुत लंबी कहानी बताते हो। आपने प्रेजेंट वैल्यू में भी यही किया था, आधे घंटे तक समझा रहे थे कि वो 1.1 क्या होता है और फिर बाद में आपने कैलकुलेटर में एक फलांग बताई थी, है ना? तो यहां पर भी अब ये तो था कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है। अब कैलकुलेटर पे इसे फास्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेटर पे इसे क्विकली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो बेटा, ईयर 1 2 3 4 एंड 5 कैश इनफ्लोज जो भी हो रहे वो लिख दो आप। 90 90 80 80 60, 90,000 90,000 80,000 80,000 एंड 60,000। ठीक है, अब क्या निकलेगी? फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। क्या निकाल रहा हूँ? फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। कोई फ्यूचर वैल्यू फैक्टर वगैरह की बात नहीं कर रहा, लिख के बताना ही नहीं है, कैलकुलेटर पे काम चलाना है। जो बोल रहा हूँ कैलकुलेटर पे वही करना है। क्या करना है? रेट क्या है? रेट क्या है? 10%। तो 10 क्या हो गया? 1.1। 10 क्या हो गया? 1.1। आपको क्या करना है? 1.1 इंटू 90,000। 90,000 इंटू 1.1 करोगे तो एरर दे देगा कैलकुलेटर, क्योंकि उसके औकात के बाहर हो जाती है कैलकुलेशन। उतनी डिजिट्स नहीं आती कैलकुलेटर में, है ना? साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने को अलाउड नहीं है। तो आपको करना क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ, 90,000 इंटू 1.1 नहीं करना है, 1.1 इंटू 90,000 किया, इक्वल टू दबाओ। इक्वल टू दबाओ। अब क्या करना है? एक बार इक्वल टू दबाया, जितने भी साल का जोड़ना है ना उतनी बार इक्वल टू दबा दो, जितने भी साल का। तो कितने साल का जोड़ना है? ये ईयर 1 के एंड पे हो रहा है, तो 4 बार इक्वल टू दबाना है। एक बार दबा दिया, 2 3 4, 1,31,769 कैलकुलेटर शो कर रहा होगा। 1,71,769 कैलकुलेटर शो कर रहा होगा। नहीं कर रहा है तो फिर से सुनो, क्या करना है? 1.1 इंटू 90,000 करना है। 1 के एंड में हो रहा है, कितने साल आगे सरकारना है इसको? 4 साल। तो 4 बार इक्वल टू दबा देना, 1 2 3 4, तो ये आ गया 1,31,769। ठीक है, अब 90,000 सेकेंड ईयर पे 90,000 है, 1.1 इंटू 90,000, इसको 3 साल आगे सरकाना है। सेकंड के एंड पे तो हो रहा है, 3 4 और 5 का इंटरेस्ट जुड़ेगा इस पे, तो 3 बार इक्वल टू दबा दो। इनटू इक्वल टू नहीं, 3 बार इक्वल टू दबा दो, 1 2 3, तो 1,19,000 1,19,790 आ गया। ये देखो ऊपर 1,19,790 ऊपर भी आ रहा है। अब 80,000 80,000 वापस 1.1 इंटू 80,000। ठीक है, तो 2 बार सरकाओगे तो 4 पे आ जाएगा, 3 बार सरकाओगे तो 3 पे आ जाएगा। तो एक बार 2 बार इक्वल टू दबा के मैं 4 वाला लिख रहा हूँ, फिर 3 बार इक्वल टू दबा के 3 के नीचे लिख दूंगा, क्योंकि 4 पे भी 80 है। तो 2 बार इक्वल टू दबाया तो 96,800, ये तो फोर्थ का आ गया, देखो ऊपर जाके 96,800 ये है ना। और एक और बार इक्वल टू दबाओगे तो 3 का आ जाएगा, 1,06,480। बस कुछ नहीं, एक फलांग मारी है स्टेप में ताकि काम जल्दी हो जाए। और लास्ट वाला 60,000 है, लास्ट वाला 60,000, इसको आगे सरकाने के लिए साल है नहीं, तो इसका 60 है तो 60 लिख दो।
अरे 60 तो मिलेगा ना, ब्याज नहीं मिलेगा बट मूल तो मिलेगा, वो 5th ईयर के एंड में मिल ही रहा है ना, तो 60 मिल जाएगा। इन सब का सम लेना है, इन सब का सम पहले ही किया हुआ है अपन ने, 4,96,359। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हमें क्या करना होता है कि सारे कैश इनफ्लोज की फ्यूचर वैल्यू लेनी पड़ती है एट द रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कब तक फ्यूचर वैल्यू लेनी है सर? प्रोजेक्ट के एंड तक। वो मैंने ले ली, उन सब का सम करना है, वो सम कहलाएगा टर्मिनल कैश फ्लो, वो सम कहलाएगा टर्मिनल कैश फ्लो। व्हाट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट ऑफ रिटर्न एट विच terminal cash flows present value is equal to present value of cash outflow. Present value of terminal cash flow should be equal to present value of cash outflows. ये inflows है, present value of terminal cash inflow is equal to present value of cash outflows. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का सीन ऐसा है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं। आउटफ्लो जो है वो 2 लाख रुपए का है, तो सलंग 2 लाख रुपए यहाँ लिख दो, ये 2 लाख रुपए तो लिख दिए। अब मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या? टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो है 4,96,359, 4,96,359। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सुन रहे हैं सर, हेडफोन लगाकर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4,96,359 करनी है। जिस रेट पर 4,96,359 की प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख आएगी, वो रेट MIRR है। अब वो रेट निकालनी है, वो रेट नहीं पता है, वो रेट तो आंसर है, वो रेट MIRR है। ठीक है, तो सुनना क्या करूंगा मैं, मेरी बात सुनते जाना आप, मेरी बात सुनते जाना आप। मतलब 4,96,359 को इंटू करना है किसी पीवी फैक्टर से, किसी एक पीवी फैक्टर से, एट द रेट सम रेट जो X% मान लो, है ना। और लाइफ क्या है? लाइफ तो पता है कौन से ईयर की करनी है, 5th ईयर की करनी है, क्योंकि ये टर्मिनल कैश फ्लो 5th ईयर का है। मैं बात थोड़ी सी भारी कर रहा हूं, पर वो भारी नहीं होगी अगर पहले वाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस एकदम अभी तक कंसिस्टेंट करते आ रहे हो ना मेरे साथ काम, तो ज्यादा भारी नहीं लगेगा। देखो 4,96,359 की प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख होनी चाहिए किसी रेट पर। वो किसी रेट मेरी MIRR है, वो मुझे पता नहीं, तो वो रेट मैंने X% मान लिया। उस X% रेट का 5th ईयर का पीवी फैक्टर अगर 4,96,359 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 लाख आना चाहिए। यही करते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते हैं हम, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं सीधा, बट पीवी फैक्टर 5th ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब अगर मान लो 10% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इज इक्वल टू 5 बार जो अमाउंट आएगा डेसिमल में, उसको 4,96,359 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 लाख आना चाहिए। वो पीवी फैक्टर मुझे पता करना है कि किस रेट पर वो पीवी फैक्टर बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 4,96,359 इंटू सम पीवी फैक्टर इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है ना, तो वो पीवी फैक्टर में निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर, पीवी फैक्टर तो आप निकाल सकते हो। पीवी फैक्टर इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,96,359। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,96,359, 2 लाख डिवाइडेड बाय 496,359, दैट इज इक्वल टू 0.402934, 0.402934। ये क्या है? ये वो जो भी रेट होगी उस रेट का 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये होगा, उस रेट का 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये होगा। सर इससे भी क्या निहाल हो गया, रेट तो अभी भी नहीं आई, रेट तो अभी भी नहीं आई, तो रेट निकालेंगे बेटा। सुनो कैसे, आपको ना पीवी फैक्टर टेबल अवेलेबल होती है। पीवी फैक्टर टेबल मतलब किस किस रेट पर किस किस साल में क्या क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनते हैं उसकी टेबल दे रखी होती है। कहने का मतलब ये है कि 10% पे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 का, 5 का, 6 का पीवी फैक्टर क्या होता है ये भी अवेलेबल होता है, और एन्यूटी टेबल भी अवेलेबल होती है। एन्यूटी टेबल का मतलब 10% की 3 साल की एन्यूटी कितनी होगी, 10% की 5 की क्या होगी, 12 की क्या होगी, 20 की क्या होगी, 8 की क्या होगी, अलग अलग ईयर पे एन्यूटी क्या होगी, ये अवेलेबल होती है टेबल। ठीक है, अगर टेबल अवेलेबल हो तो, क्या बोल रहा हूं,
अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल अवेलेबल हो तो उस टेबल को वापर के हम देख लेंगे कि किस रेट पर पांचवें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.402934 आता है, और एक ही रेट पर आएगा और किसी रेट पर नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही रेट का पांचवें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये होता है। कैसे पता पड़ेगा? टेबल में देखेंगे। सर टेबल कहां से मिलेगी? मेरे पास है अभी, गूगल करना, आपको भी मिल जाएगी, और नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा, है ना। तो मैं टेबल के अंदर देख के पता कर रहा हूं कि किस रेट पर, क्या एक्स रेट पर पांचवें साल का पीवी फैक्टर ये है। ठीक है, तो पीवी फैक्टर टेबल अभी आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगी थोड़ी देर में। ये रही पीवी फैक्टर टेबल, दिख रही है क्या? हाँ जी। मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मैं ढूंढ रहा हूं 0.40529 समथिंग ना, हाँ ऐसे ही कुछ था, 0.402934, 0.4029, 0.4029 मुझे ढूंढना है। 0.4029 को हम सर्च कर रहे हैं, कौन से पे? फिफ्थ ईयर पे। ठीक है, तो 1 से लेकर 10% की रेट ये दे रखी है, और ये दे रखा है पांचवा साल, ये दे रखा है पांचवा साल। पांचवें साल में ढूंढो के 0.4029 आ रहा है क्या? तो 10% तक तो नहीं आ रहा, तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये रहा वापस पांचवा साल। अब ये 11% से 20% तक दे रखी है, 11% से 20% तक। मैं ढूंढ रहा हूं 0.4029, 0.4029, तो देखो ये रहा 0.402। पांचवें साल में 20% पर पीवी फैक्टर होता है 0.402। मिल गई आपको आपकी एम आई आर आर 20%। इधर गए, सुनो, फ्रॉम पीवी फैक्टर टेबल MIRR is equal to 20% since at 20% present value factor at fifth year is equal to 0.402934, जो भी है वो, है ना, वो इस पे हो रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? MIRR निकाल लिया हमने, MIRR ही निकाल लिया। क्या किया हमने? जो भी कैश फ्लोज थे उनकी फ्यूचर वैल्यू निकाली, जो भी कैश फ्लोज थे उनकी फ्यूचर वैल्यू निकाली, उन सारी फ्यूचर वैल्यूज को ऐड कर लिया, उसे बोला टर्मिनल कैश फ्लो। जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल कैश फ्लो की इनिशियल आउटफ्लोज की या कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगी, वो रेट जो होगी वो मेरी MIRR होगी। वो रेट अभी हमने निकाली, कैसे? वो रेट अभी हमने निकाली पीवी फैक्टर टेबल का यूज करते हुए। अब देखो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपने पीवी फैक्टर टेबल पहली बात तो मांग ली, ठीक है ना, और जो इन्विजिलेटर था उसको समझ में आ गया कि तुम मांग क्या रहे हो, है ना, ये हो गया, है ना। फिर उसने मंगा ली और पीवी फैक्टर टेबल आ भी गई, है ना। ये ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो ऐसा रिस्क उठाना ही नहीं अपने, ऐसा रिस्क उठाना ही नहीं। तो अगर पीवी फैक्टर टेबल इजीली एक्सेसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो एक तरीका क्या है? हिट एंड ट्रायल ठोक देना, 20 बार पीवी फैक्टर निकालना, एक तरीका ये। नहीं तो एक और मैथमेटिकल तरीका सुनना। यहां तक कैलकुलेशन जो पहुंची थी, मैं क्या बोल रहा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज होनी चाहिए, है ना। Present value of 4,96,359 at some rate should be equal to 2 lakh। इस स्टेप से आगे बढ़ रहा हूं, बिना पीवी फैक्टर टेबल यूज किए हुए, बिना तुक्का ठोकी किए हुए, मैथमेटिकल तरीके से निकाल के बताऊंगा कि रेट कैसे आ रही है। सुनना मेरी बात को, कर रहा हूं अभी। स्टेप क्या आ रही है? स्टेप, या इस स्टेप से आगे बढ़ रहा हूं मैं वापस। यहां तक आने के लिए मैंने कोई भी पीवी फैक्टर का यूज नहीं किया था, और विदाउट पीवी फैक्टर या एनयूटी टेबल, एनयूटी टेबल से भी निकल सकता है अगर आप उसको अदरवाइज तरीके से करो, पर वो दोनों ही टेबल यूज नहीं कर रहे अपन तो। दिस इज द स्टेप वेयर वी आर एट। ऑलराइट गाइस, इसको मैं अब कैसे लिख रहा हूं? प्रेजेंट वैल्यू 4,96,359, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 4,96,359 इंटू 1 बाय, यानी डिवाइडेड बाय
1 प्लस आर यानी 1 पॉइंट समथिंग रेज टू दी पावर 5, यही करते हैं अपन कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 5 बार, यही करते हैं ना। तो मैंने ये जो पीवी फैक्टर है उसको इस फॉर्म में लिखा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू दी पावर 5 शुड बी इक्वल टू 2 लाख। बात हजम हुई क्या? करेक्ट है क्या? इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 लाख इंटू 1 प्लस आर रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 4,96,359 इज इक्वल टू कर दिया। ठीक है क्या? अब इसको एक स्टेप आगे ले रहा हूं, 1 प्लस आर रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 4,96,359, 4,96,359 डिवाइडेड बाय 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2 लाख। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके बताओ, 4,96,359 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये आ रहा है 2.481795, 2.481795 ये आ रहा है अभी, ये ना इसको इधर घुमाया तो इसका कैलकुलेशन ये आ रहा है। अब इधर है रेज टू दी पावर 5 और इधर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब मैथमेटिकली टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड, फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड। सर ये क्या कर रहे हो बेटा, मैथ्स की क्लास में अपन करते थे ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक तरफ स्क्वायर होता था दूसरी तरफ नहीं होता था, स्क्वायर रूट लेते थे तो वो स्क्वायर हट जाए ऊपर से, है ना, वही कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे फिफ्थ की पावर है तो फिफ्थ रूट ले रहा हूँ ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2.481795 होल रेज टू दी पावर 1/5, इसको फिफ्थ रूट भी बोलते हैं, होल रेज टू दी पावर 1/5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इस 2.481795 का अगर फिफ्थ रूट निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा, फिर तो बस 1 माइनस करना रहा, रेट बन जाएगी, है ना। तो r इज इक्वल टू, अब फिफ्थ रूट निकालना है। फिफ्थ रूट यहां पे इसलिए आया क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल थी, अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 6 साल होती, 7 साल होती, 8 साल होती, 10 साल होती तो वो रूट आ जाता, है ना, तो वो रूट आ जाता, मतलब 8th रूट आ सकता था, 9th रूट आ सकता था। तो अब मैं आपको इस इस मशीन पर, कैलकुलेटर, कितनी प्यारी चीज है ये, इस कैलकुलेटर पर nth रूट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। nth रूट, nth मतलब कोई सा भी हो, 12th हो, 13th हो, 14th हो, वो निकालने का तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेटर पर। क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिखेगा, किसका रूट निकालना है, रूट निकालना है 2 पॉइंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, 2.481795, ठीक है ना, आई एम वेरी बैड विद फिगर्स, मैं अभी स्लाइड बदलूंगा भूल जाऊंगा ये फिगर, है ना, 2.481795 का मुझे फिफ्थ रूट निकालना है। इसकी मैंने प्रोसेस लिखी हुई है MIRR के साथ ओरिजिनल शीट पर, तो उस शीट पर वापस चल रहे हैं। ये रहा तरीका nth रूट निकालने का वाया कैलकुलेटर। किसका nth रूट निकालना है भैया, इसका निकालना है 2.481795। सुनना मेरी बात को, जो बोल रहा हूं कैलकुलेटर पे सिर्फ उतना करना है, उसके अलावा कोई और बटन नहीं दबाना। आपको nth रूट निकालना है तो किसी x का रूट निकालना पड़ेगा, n मींस दी टाइम्स ऑफ पावर दैट यू वांट टू कैलकुलेट, है ना, n मींस दी टाइम ऑफ पावर दैट यू वांट टू कैलकुलेट, दैट इज द फिफ्थ रूट। x इज द फिगर फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग द रूट। तो x क्या हो जाएगा हमारे केस में 2.481795, n क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2.481795 और n क्या है, n है 5, n है 5 क्योंकि फिफ्थ रूट निकालना है। 2.481795 कैलकुलेटर पे लिखने का और अंडर रूट दबाने का 12 बार, क्या बोला मैं, 2.481795 पॉइंट ए देख रहे हो, x लिखो और अंडर रूट दबाओ 12 टाइम्स, अंडर रूट दबाओ 12 टाइम्स, तो 12 टाइम्स अंडर रूट दबा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर बार 12 करना है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई सी भी पावर हो, किसी की भी पावर हो, आपको 12 बार अंडर रूट दबाना है। दबाया क्या, हाँ, अब दबाना है आपको -1 और फिर प्रेस करना है इक्वल टू, -1 और फिर प्लस करना है इक्वल टू, जो भी फिगर आपके कैलकुलेटर पे आ रहा है, भयंकर डेसिमल फिगर आ रहा होगा 0.0000 कुछ करके, उसको आपको डिवाइड कर देना है n से, n बीन दी पावर, तो यहाँ पे फिफ्थ रूट है तो डिवाइड कर दो उसको 5 से। कर दिया क्या डिवाइड 5 से, हाँ सर कर दिया। अब इसमें कर दो +1, अब इसमें कर दो +1,
अब आपको इंटू और इक्वल टू दोनों दबाना है, इंटू भी दबाना है, इक्वल टू भी दबाना है। इंटू इक्वल टू दबाना है और कितनी बार दबाना है? 12 बार दबाना है। इंटू इक्वल टू, फिर इक्वल टू 12 बार नहीं, इंटू इक्वल टू 12 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आप दबाओ तो आपको आंसर कैलकुलेटर पे मिल रहा होगा 1.1938 करके कुछ। ये आ गई हमारी nth रूट, ये आ गई nth रूट निकल गई, ठीक है ना, मतलब फिफ्थ रूट निकल गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो वो आ रही है यहाँ पर एक्चुअली 1 प्लस आर इज इक्वल टू आ रहा है 1.19938, ठीक है ना। तो r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है, और क्योंकि ये डेसिमल में है तो आप इंटू 100 कर दीजिए तो रेट बन जाएगी। तो r इज इक्वल टू 19.938 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20%, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20%। तो कोई पीवी फैक्टर टेबल का सहारा नहीं लिया, nth रूट निकाला कैलकुलेटर से। ये ले जाना अलाउड है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं था, नॉर्मल कैलकुलेटर है, नॉर्मल कैलकुलेटर से मैंने nth रूट निकाली है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये था कॉन्सेप्ट MIRR का। आपको अब प्रैक्टिस कैसे करनी है MIRR की? जिन भी क्वेश्चंस को मैंने पहले आपको होमवर्क असाइनमेंट की तरह दिया था, जिनके अंदर जिन भी क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क असाइनमेंट्स की तरह पहले दिया है, जिनके अंदर IRR निकालनी थी सिंपल कैश फ्लोज पे, उस पे आप MIRR की भी प्रैक्टिस कर लेना, उन पे आप MIRR की भी प्रैक्टिस कर लेना। ये था कॉन्सेप्ट MIRR से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी, और किसी में भी डाउट है, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी। MIRR की आप प्रैक्टिस करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो और बचे हुए क्वेश्चन निपटाने के लिए, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास तक के लिए बाय दोस्तों। आज का दिन ना आपका जबरदस्त बेहतर होगा। बाय फॉर नाउ।